नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रामनिवास आपके अपने ज्ञानस्त्री गुरुकुल हापुड़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। यह विषय हर प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी और स्टेट एग्जाम सभी भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ। साथियों, पढ़ाई को बोझ मत समझो, यही तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा निवेश है। आज की मेहनत कल का सुनहरा भविष्य तय करती है। सपनों को सच करना है तो अनुशासन और निरंतरता ही सबसे बड़ा हथियार है। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था भारत की कई प्रकार की अर्थव्यवस्था रही है। इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे, है ना। पहले इसका अर्थ समझते हैं। अर्थव्यवस्था। व्हाट इज इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था उस प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से कोई देश अपने संसाधनों जैसे प्रकृति, मानव पूंजी आदि का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग करता है। इसका उद्देश्य सीमित संसाधन का अधिकतम उपयोग करके मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यह है इसका अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। भारत की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है। देखिए, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था पहला, है ना। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार की भागीदारी और निजी उपक्रम दोनों शामिल होते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत अभी भी विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आता है। गरीबी, बेरोजगारी, अल्प औद्योगिकरण, कृषि पर निर्भरता इसकी पहचान। कृषि प्रधानता। ग्रामीण क्षेत्र और कृषि आज भी रोजगार और आजीविका का प्रमुख स्रोत है। जनसंख्या का प्रभाव। विशाल जनसंख्या का प्रभाव संसाधनों पर भारी दबाव डालता है। ठीक है। असमान विकास। क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं विद्यमान है आज भी भारत में। भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक विकास। साथियों, औपनिवेशिक काल। भारत एक समृद्ध अर्थव्यवस्था था, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान यह कृषि पर आधारित, निर्यात उन्मुख और औद्योगिक रूप से पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में बदल गया। ब्रिटिश काल से ब्रिटिश नीति जैसे स्थिर मुद्रा प्रणाली, लूट नीति, विनिर्माण पर रोक, यानी कि भारत में निर्माण पर रोक लगाई ब्रिटिशों ने, और रेलवे का शोषणात्मक उपयोग, है ना। ये स्वतंत्रता के बाद भारत ने समाजवाद से प्रेरित योजनाबद्ध विकास का मॉडल अपनाया और योजना आयोग की स्थापना 1950 और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से हुई। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 1960 में हरित क्रांति, 1991 से ये 1991 से आर्थिक उदारीकरण, एलपीजी, है ना। एलपीजी गैस नहीं है ये, इसके बारे में आगे बताएंगे। जैसे कई मोड़ आए। 1991 का आर्थिक सुधार। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, है ना। अब एलपीजी का मतलब समझते हैं। देखिए, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, निजीकरण का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, है ना। ये हो गया एलपीजी। तो एलपीजी के बारे में ये है, जो उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण को कम करना, निवेश के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। पहला, सरकारी उपकरणों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। ये है आपके 1991 के आर्थिक उदारीकरण के, एलपीजी के जो सरकार की योजनाएं। आगे,
परिणाम, भारत में सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास हुआ, है ना, सरकारी सेवाओं में तीव्र विकास हुआ, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, आर्थिक वृद्धि दर में तीव्रता आई। आगे वर्तमान संरचना क्या है इसकी? वर्तमान संरचना जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में 17% योगदान है, औद्योगिक क्षेत्र का 27% योगदान है, और सेवा क्षेत्र जो सरकारी सेवा उसका 56% है। यानी कि देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का होता है, जो सरकारी नौकरियों से टैक्स सरकार को प्राप्त होता है। जो सेवा क्षेत्र है, आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, स्वास्थ्य आदि होते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। नियोजन तंत्र से नीति आयोग तक। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन 1950 से 2014 तक केंद्रीय योजनाओं का निर्माण, ठीक है। जो योजना आयोग चला वो 2014 तक चला। 2015 से नीति आयोग आया और योजना आयोग को बंद कर दिया गया। नीति आयोग 2015 से कार्यरत सहकारी संघवाद और सतत विकास पर बल। आगे चलते हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रत्येक टॉपिक के बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जिसका हम आंसर करने का तरीका आपको बताएंगे कैसे करना है। लगातार हमारी वीडियो में बने रहिए। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जिसने इस वीडियो को देख लिया तो भारतीय अर्थव्यवस्था से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौती, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में चैलेंज हैं, जो चुनौतियां हैं, वो ये है बेरोजगारी, विशेषकर शिक्षित युवा वर्ग, है ना। ग्रेजुएट युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी वाले बेरोजगार घूम रहे हैं। गरीबी, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की स्थिति, मुद्रास्फीति, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, कृषि संकट, किसान आत्महत्या, ऋण भार, न्यून लाभ, आर्थिक असमानता, धन का असमान वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता। आगे चलते हैं। प्रमुख उपलब्धियां, जीडीपी में वृद्धि। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर, जो 2024 तक भारत ने यह लक्ष्य प्राप्त किया। सेवा क्षेत्र का विकास, आईटी, बीपीओ, फिटनेस, जो फिनटेक में वैश्विक पहचान बनाई है। डिजिटल इंडिया पहल, वित्तीय समावेशन में तेजी आई। स्टार्टअप इंडिया व मेक इन इंडिया, नवाचार और विनिर्माण को बढ़ावा मिला। पीएम किसान, मनरेगा, उज्ज्वला जैसी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का प्रभाव बढ़ा। आगे हाल के रुझान क्या है इसमें? हाल के रुझान में देखते हैं, जैसे डिजिटलीकरण में यूपीआई, डिजिटल भुगतान और ई रूपी ज्यादा हुआ है। ग्रीन इकोनॉमी, अक्षय ऊर्जा और ईवी नीति, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा व आंतरिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इसरो डीआरडीओ में निवेश, निजीकरण की गति, एयर इंडिया, बीपीसीएल जैसे उपक्रमों का निजीकरण प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था एक गत्यात्मक, परिवर्तनशील और बहुआयामी प्रणाली है, जो परंपरा और आधुनिकता का समन्वय करती है। आज यह न केवल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बल्कि सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों से निपटने में भी लगातार प्रयासरत है। यूपीएससी की दृष्टि से इसकी समझ बहुत आवश्यक है, जिसमें इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र और पर्यावरण से जुड़ाव हो। आगे चलते हैं इसी क्रम में। नियोजित अर्थव्यवस्था,
का विस्तृत व्याख्या। ऊपर पढ़ा आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब पढ़ते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। प्रस्तावना। नियोजित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें सरकार आर्थिक संसाधनों के उपयोग, उत्पादन, वितरण, निवेश और विकास से जुड़े सभी निर्णय पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार करती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक असमानताओं को दूर करना, संसाधनों का समान वितरण और सतत विकास सुनिश्चित करना। आगे नियोजित अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन, परिभाषा। नियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन, निवेश और वितरण एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित और निर्देशित की जाती है। आगे चलते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। केंद्रीय योजना। नंबर 1, सरकार द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार सभी निर्णय लिए जाते हैं। सरकारी नियंत्रण। अधिकांश संसाधनों और उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण होता है। उत्पादन का निर्धारण, क्या, कितना और कैसे उत्पादन करना है, यह सरकार तय करती है। ये नियोजित अर्थव्यवस्था में आप पढ़ रहे हैं। मूल्य नियंत्रण। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को नियंत्रित किया जाता है ताकि महंगाई व शोषण से बचा जा सके। सामाजिक कल्याण। लाभ नहीं बल्कि समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। आगे बाजार की भूमिका सीमित होती है। बाजार की भूमिका केवल माध्यमिक होती है, प्रमुख भूमिका सरकार की होती है। इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था के उद्देश्य, सामाजिक न्याय की संरचना, आर्थिक असमानताओं को कम करना, संसाधनों को इष्टतम उपयोग, स्वदेशी विकास को प्रावधान, स्वतंत्रता के बाद पिछड़ेपन को दूर करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और औद्योगिकरण और आधारभूत ढांचे का विकास करना, ये नियोजित अर्थव्यवस्था के उद्देश्य होते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास। स्वतंत्रता के बाद भारत ने क्या किया? 1947 के बाद भारत ने सोवियत मॉडल से प्रेरणा लेते हुए, रूस से प्रेरणा लेते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1950 में योजना आयोग बनाया, इसकी स्थापना की गई। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। इस योजना के अंतर्गत कृषि, बड़े बांध, इस्पात संयंत्र, रेलवे विस्तार जैसी परियोजनाओं पर बल दिया गया। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास पर जोर। आगे चलते हैं। योजना आयोग का योगदान। प्रथम योजना 1951 से 1956, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में कृषि पर जोर, भाखड़ा नागल बांध जैसे बांधों का निर्माण हुआ। द्वितीय योजना 1956 से 61, औद्योगिकरण, भारी उद्योगों की स्थापना की गई। तीसरी योजना में आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया गया। पांचवी योजना गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर जोर दिया गया। आठवीं योजना में उदारीकरण और निजीकरण के बाद की दिशा। आगे चलते हैं। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। नियोजन अर्थव्यवस्था के लाभ, जो नियोजित है उसके लाभ क्या होते हैं? देखिए, नियोजित अर्थव्यवस्था में समाज की दिशा में कदम, सभी को समान अवसर और संसाधनों तक पहुंच होती है। दूसरा, तेज औद्योगिक विकास, भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता है। बुनियादी ढांचे का विकास होता है। सड़क, बांध, बिजली जैसे क्षेत्रों में प्रगति होती है। गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए जाते हैं। कई सामाजिक योजनाएं चलाई जाती हैं इसके लिए। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न, आगे चलते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था की कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे
अत्यधिक नौकरशाही, योजनाओं का निष्पादन धीमा और भ्रष्टाचार प्रभावित होता है। लचीलापन नहीं, बाजार की तेजी में बदलती जरूरतों के अनुसार अनुकूलन में कठिनाई होती है। जन भागीदारी का अभाव, योजना बनाते समय आम जनता की भागीदारी नहीं होती है। अभाव व काला बाजारी, वस्तुओं की कमी से अवैध बाजार को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र का घाटा, कई सरकारी उद्योग घाटे में रहे हैं, ये इसकी कमियां रही। नियोजित बनाम मुक्त अर्थव्यवस्था, इसमें देखते हैं नियोजित में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जो निर्णय होते हैं वो सरकार लेती है नियोजित में, और मुक्त बाजार में बाजार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अगला उद्देश्य, नियोजित अर्थव्यवस्था का समाज कल्याण होता है और मुक्त अर्थव्यवस्था का अधिकतम लाभ कमाना होता है, जो पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है। उदाहरण सोवियत संघ, भारत। इसका उदाहरण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मुक्त अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, यूके। लचीलापन, इसमें लचीलापन कम होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में इसमें लचीलापन ज्यादा होता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को घटाते बढ़ाते रहते हैं। आगे नवाचार, जो आपकी नियोजित अर्थव्यवस्था होती है यहाँ नवाचार सीमित होता है, और जो आपकी मुक्त अर्थव्यवस्था होती है यहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, नए नए रिसर्च किए जाते हैं। आगे चलते हैं। निष्कर्ष, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था ने स्वतंत्रता के बाद संसाधनों को समुचित उपयोग, औद्योगिकरण और गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की। हालांकि इसके कुछ संरचनात्मक दोषों के कारण 1991 में भारत को आर्थिक उदारीकरण की ओर मुड़ना पड़ा और आज भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित और बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था बन गई। यूपीएससी के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चारों के चारों के लिए। मेंस पेपर के लिए मैं आगे नोट्स बना के दूंगा, है ना। इन टॉपिकों को आप नोट कर सकते हैं जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इससे संबंधित एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आपको उसका उत्तर सोच लेना है, बाद में आपको आंसर दिखाया जाएगा। साथियों, अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्ञान स्त्री गुरुकुल हापुड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने की ऊर्जा देता है। अगर आप पहली बार ज्ञान स्त्री गुरुकुल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो नियोजित अर्थव्यवस्था, ये पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, तो ये हुई थी आपकी 1951, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई, जिससे भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना किसने की? तो सीधी सी बात है, योजना आयोग की स्थापना पहली बार जो प्रधानमंत्री बने होंगे उन्होंने की होगी। तो पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने, ये आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है? भारत में योजना आयोग का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, सबको पता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा कमाना, स्वतंत्र व्यापार करना, समाजवादी कल्याण या न्यूनतम सरकार। देखो, जो नियोजित अर्थव्यवस्था है सरकार के द्वारा योजना बना के चलाई जाती है, तो उनका मुनाफा कमाना नहीं होता, पहली बात। स्वतंत्र व्यापार भी नहीं होता, ये भी। समाजवादी कल्याण होता है, ये भी नहीं होता, ठीक है। समाज के हित में काम किए जाती है नियोजित अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं।
पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है। देखो इसमें जैसे ये है पहला, सैन्य खर्च को, पंचवर्षीय योजना समाज के लिए बनाई जाती है, सेना का इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। दूसरा, सामाजिक न्याय को, ये ठीक है। निजी निवेश को, ये भी गलत है क्योंकि ये पूंजीपतियों के लिए। बाहरी खर्च को, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में गांधीवादी योजना का सुझाव किसने दिया? आंसर की तरफ बढ़ते हैं। के जी कुमारप्पा ने दिया। अगला प्रश्न, कौन सी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस दूसरी योजना। अगला प्रश्न, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? योजना आयोग को 2014 में समाप्त करके 2015 में नीति आयोग को लाया गया। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा नियोजित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? सरकारी नियंत्रण, निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता, योजना निर्माण, आर्थिक संसाधनों का आवंटन। इसने नहीं पूछा है तो नहीं के लिए आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता इसमें नहीं होती है क्योंकि निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट को बढ़ावा देना, तो ये हमारा गलत है। अगला प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया। अगला प्रश्न, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी जो 2012 से 2017 तक के लिए थी, लेकिन 14 में इसको बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न नंबर 12, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो ऑप्शन नंबर 1, निजीकरण बढ़ाने हेतु, ये गलत है ना, ये गलत है। दूसरा, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को प्रोत्साहन देने के लिए, ये सही है। कंपटीशन होगा, चीजें सस्ती बनेंगी और उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो संपूर्ण संघ की काम आएंगी, संघवाद। ठीक, ये ठीक है। आगे चलते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सरकार द्वारा किया जाता है। नियोजित का मतलब ये है कि सरकार ने उसकी योजना बनाकर की है, तो सीधा आपका सरकार की तरफ ही इशारा जाता है। सोवियत संघ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है, नियोजित है। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना के आधार पर योजना बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो योजना बजट जो प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है। योजना आयोग के गठन से पहले किस योजना का मसौदा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था आपके बॉम्बे योजना 1944 में। अगला प्रश्न, विकेंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो विकेंद्रीकृत की जो योजना है, देखो केंद्र की केंद्रीकृत होगी, केवल राज्य की, ये भी राज्य को केंद्र मानकर करती है ना, दोनों अलग हो गई इससे। जो ग्राम पंचायतें होती है इनकी विकेंद्रीकृत होती है, जो स्थानीय स्तर पर अपने विकास कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, विकेंद्रीकृत का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में नियोजन की प्रक्रिया की देखरेख कौन करता है? भारत में नियोजन प्रक्रिया की देखरेख कौन करता है? तो ये करता है आपका, देखो एक मिनट, आंसर की तरफ चलते हैं। योजना आयोग करता है क्योंकि जितनी भी योजनाएं बना जाती हैं वो योजना आयोग के द्वारा ही बनाई जाती थी।
इसलिए इसकी जो देखरेख करता है वो योजना आयोग ही करेगा। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्यों में कौन शामिल नहीं है? देखो, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, निजी लाभ अधिकतम करना, गरीबी उन्मूलन। तो इसने पूछा नहीं है, तो नहीं है के लिए सीधा सा ऑप्शन हमारा सी बनता है। अगला प्रश्न, कौन सी योजना गरीबी हटाओ के नारे से जुड़ी थी? आंसर की तरफ चलते हैं। पांचवी योजना इससे संबंधित थी, गरीबी हटाओ के नारे से। नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी? तो नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा दी है आपके मोरारजी देसाई ने। भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किससे प्रेरित था? भारत में पंचवर्षीय योजना का जो विचार आया वो सोवियत संघ से आया, सबसे पहले यहाँ लागू की गई थी। अगला प्रश्न चलते हैं आगे। नियोजित अर्थव्यवस्था में लाभ की बजाय किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो नियोजित अर्थव्यवस्था में लाभ के बजाय जो प्राथमिकता दी जाती है, देखिए, समाज कल्याण को दी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना को योजना विफलता कहा गया है ना? ये आपका आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए, तीसरी जो योजना है, यहाँ इस समय भारत और चीन युद्ध हुआ, उस समय सूखा और खाद्य संकट पैदा, तो तीसरी वाली योजना विफल रही भारत की। भारत और चीन युद्ध का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस योजना का उद्देश्य था तेज और समावेशी विकास? ठीक है, आंसर की तरफ चलते हैं। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012, ये इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तृत व्याख्या। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है और आर्थिक निर्णय जैसे उत्पादन, मूल्य और निर्धारण, निवेश आदि बाजार तंत्र मार्केट के माध्यम से लिए जाते हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है लाभ, प्रॉफिट का अधिकतमकरण करना। जो पूंजीपति हैं वो लाभ, प्रॉफिट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री। परिभाषा दी है एडम स्मिथ जी ने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और उत्पादन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है। इसमें जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है, केवल पूंजीपति के लाभ के बारे में सोचा जाता है। आगे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है निजी स्वामित्व। उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, फैक्ट्री, मशीन आदि का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। मुनाफा, उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आगे चलते हैं। उपभोक्ता संपूर्णता है ना, उपभोक्ता की मांग के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। मूल्य का निर्धारण, मूल्य निर्धारण मांग और आपूर्ति की ताकतों से होता है। सरकारी नियंत्रण बहुत कम होता है, सरकार को केवल अपने टैक्स से मतलब होता है, बस और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। प्रतिस्पर्धा, कंपनियों के बीच कंपनियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है जिससे नवाचार को बल मिलता है। हाँ, क्वालिटी तो अच्छी आती है, नवाचार तो होता है। आगे, सरकार की सीमित भूमिका, सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, केवल कानून व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना होता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में।
पूंजीवाद का इतिहास और विकास। 16वीं-18वीं सदी में यूरोप के देशों से यह शुरू हुआ। आगे चलते हैं। पूंजीवाद का संचय बढ़ाया गया। 1776 एडम स्मिथ की पुस्तक आई वेल्थ ऑफ नेशंस ने आधुनिक पूंजीवाद की नींव रखी। 19वीं सदी औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का विस्तार हुआ। 20वीं सदी में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान आदि देश पूंजीवादी राष्ट्र बने। आगे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ। उत्पादकता में वृद्धि, लाभ प्रेरणा से नवाचार, दक्षता और उत्पादन को बढ़ावा मिलना, उपभोक्ता का विकल्प, उपभोक्ता को विविध और बेहतर विकल्प मिलते हैं। जैसे LG का फ्रिज ना लेके सैमसंग का ले लो, सैमसंग का ना लेके किसी और कंपनी का ले लो, इस तरह से बेहतर विकल्प मिलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोगों को व्यवसाय, उपभोग और निवेश की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है। प्रगति और नवाचार, प्रतिस्पर्धा के कारण तकनीकी विकास तेज होता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है। अधिक लाभ के लिए संसाधनों का कुशल प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सीमाएं। इसकी भी अपनी सीमाएं, जैसे आर्थिक असमानता, है ना, धन सीमित वर्ग के पास केंद्रित हो जाता है, एक निश्चित सीमित वर्ग के पास। सीमा के अंतर्गत दूसरा, शोषण की प्रवृत्ति, मजदूरों व छोटे उत्पादकों का शोषण हो सकता है या होता है। मंदी और संकट, मांग में गिरावट से आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। नैतिक संकट, केवल लाभ को प्राथमिकता देने से सामाजिक मूल्य गिर जाते हैं। सार्वजनिक कल्याण की अनदेखी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश सीमित रहता है। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख उदाहरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख उदाहरण, सबसे पहले नंबर पर अमेरिका आता है, पूरी तरह से बाजारोन्मुख पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यहाँ। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, पूंजीवाद और कल्याणकारी राज्य। तीसरे नंबर पर जापान, निजी उद्योग पर आधारित पर प्रतिस्पर्धात्मक है। ऑस्ट्रेलिया, मुक्त व्यापार, कम सरकारी नियंत्रण है ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलते हैं। भारत में पूंजीवाद की क्या स्थिति है, इसको देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों हैं इसमें। 1991 के आर्थिक सुधार, LPG रिफॉर्म्स के बाद भारत में पूंजीवाद के तत्व तेजी से बढ़े, जैसे निजीकरण, वैश्वीकरण और बाजार की स्वतंत्रता। आज भारत एक बाजारोन्मुख मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवाद की विशेषताएं मौजूद हैं, परंतु सामाजिक कल्याण का भी लक्ष्य है। प्रजातंत्र होने के कारण है, सामाजिक कल्याण अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आगे चलते हैं। पूंजीवाद बनाम समाजवाद बनाम मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको आप वीडियो को रोककर पढ़ लेना। आगे चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देती है, लेकिन असमानता और शोषण जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए आधुनिक युग में शुद्ध पूंजीवाद के स्थान पर नियंत्रित पूंजीवाद या मिश्रित मॉडल अपनाया जा रहा है। भारत जैसे देश पूंजीवाद के लाभों को अपनाना, परंतु सामाजिक कल्याण की उपेक्षा न करना एक संतुलित दृष्टिकोण है। यहाँ थोड़ा बहुत अभी कंट्रोल रखा गया है उद्योगपतियों को। आगे चलते हैं। UPSC के दृष्टिकोण से पूंजीवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पूंजीवाद और समाजवाद, ये वाले टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, इनके नोट्स बनाने की कोशिश करें। UPSC के मेंस में 150 शब्द से लेके 200 शब्द तक के आंसर लिखने होते हैं। आगे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है?
पूंजीवादी की आप समझ रहे, सरकारी स्वामित्व नहीं होता, निजी स्वामित्व होता है, सामूहिक स्वामित्व नहीं होता। तो आपका ऑप्शन बी इसमें आंसर है इसका। अगला प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जन करना इसका मूल उद्देश्य होता है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण किस पर आधारित होता है? बताइए किस पर आधारित होता है? यह होगा मांग और आपूर्ति पर। अगला प्रश्न, अदृश्य हाथ की अवधारणा किसने दी? अदृश्य हाथ की अवधारणा किसने दी? ये दी है एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्री रहे। पूंजीवाद में उपभोक्ता को क्या कहा गया है? ऑप्शन सी राजा कहा गया है। अगला प्रश्न, पूंजीवाद की आलोचना किसने की थी? तो पूंजीवाद की जो आलोचना की है वो दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने की है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण है, सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दी है अमेरिका। ये है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका। आगे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसके लिए होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन देखते हैं लाभ के लिए होता है, ना तो जरूरतों के लिए होता है, ना सरकार के लिए होता है, ना जनता के लिए होता है, केवल लाभ के लिए होता है बस। आगे अगला प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नवाचार का प्रमुख कारण है? लाभ की प्रेरणा, सरकारी नीति, योजना, परंपरा। तो इसके लिए है लाभ की प्रेरणा। अगला प्रश्न, पूंजीवाद में श्रमिकों को क्या बेचने के लिए बाध्य किया जाता है? तो ऑप्शन है इसका श्रम शक्ति होना है इसका। श्रम शक्ति बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। पूंजीवाद में सरकार की भूमिका क्या होती है? सी सीमित हस्तक्षेप होता है। पूंजीवाद की प्रणाली में असमानता का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये निजी स्वामित्व की प्रतिस्पर्धा होती है इसमें। पूंजीवाद में कौन सी प्रणाली नहीं होती है? तो पूंजीवाद में देखो कौन सी प्रणाली नहीं होती है आंसर की तरफ। मूल्य नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि पूंजीपतियों के हाथ में मूल्य होता है, सरकार के हाथ में नहीं होता है। बाजार आधारित होगा, निजी संपत्ति होगी, लाभ की प्रेरणा होगी। ये पूंजीवाद के तीनों उदाहरण है, ये वाला नहीं। अगला प्रश्न, 1930 की महामंदी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विफलता मानी जाती है? तो 1930 की जो अर्थव्यवस्था की मंदी मानी जाती है वो पूंजीवादी। अगला प्रश्न, पूंजीवाद के जनक कौन है? पूंजीवाद के जनक कौन है? तो पूंजीवाद के जनक के आपके बताइए कौन है? ऑप्शन सी आपका है एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्री है। आगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख लाभ क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख लाभ है तेज औद्योगिक विकास, क्योंकि प्रतिस्पर्धा रहती है। पूंजीवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूंजीवाद का जो सिद्धांत है वो है आपका न्यूनतम सरकार, यानी कि यहाँ सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। अगला प्रश्न, पूंजीवाद में श्रमिक और पूंजीपति के बीच संबंध कैसा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। साझेदारी, सहकारी, संघर्ष परक होगा दोस्तों, संघर्ष परक रहता है इसमें, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। अगला प्रश्न, पूंजीवादी प्रणाली में बेरोजगारी का प्रमुख
कारण क्या होता है? तो पूंजीवादी प्रणाली में बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है अति उत्पादन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा पूंजीवाद में नहीं पाई जाती है? तो पूंजीवाद में श्रमिक स्वामित्व नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों हैं ये। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन भी रहता है, निजी संपत्ति भी रहती है और स्वयं का लाभ भी रहता है। अगला प्रश्न, कौन सी अर्थव्यवस्था के नवाचार और तकनीक प्रगति को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिलता है? तो सबसे अधिक जो प्रोत्साहन मिलता है वो पूंजीवाद को मिलता है। पूंजीवाद में कौन सी नीति अधिक प्रचलित है? तो पूंजीवाद में सबसे अधिक जो प्रचलित है वो है आपका खुला बाजार। अगला प्रश्न, लेसे फेयर का क्या अर्थ है? तो लेसे फेयर का अर्थ है न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। पूंजीवादी दशा में सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील कर व्यवस्था अपनाई जाती है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाता है? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विस्तृत व्याख्या। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार या राज्य का स्वामित्व होता है। एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरह ही है, पर मिश्रित में दोनों होते हैं और समाजवादी में सरकारें होती हैं, सेंटर और स्टेट। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों का स्वामित्व राज्य के पास होता है तथा आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, राज्य स्वामित्व, जमीन, उद्योग, बैंक आदि का स्वामित्व, केंद्रीय नियोजन, आर्थिक निर्णय, पंचवर्षीय योजना। सीधा सा स्पष्ट है, सारा सिस्टम सरकार के हाथ में होता है, चाहे स्टेट है चाहे सेंटर। आगे, यह आप समझ ही गए हैं, बहुत सारा आपने समझ लिया है ना, बहुत सारा आपने समझ लिया, काफी समझ लिए आप। औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया 19वीं सदी में 1848 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा इसके लिए प्रयास किए गए। ये आप वीडियो रोक रोक के इनको नोट कर लेना, अच्छा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के उद्देश्य जनता की भलाई के लिए ही सारे काम, जैसे ये है 1 से लेकर 5 तक सब जनता की भलाई के लिए ही है। ठीक है, आगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था के लाभ। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों का भला होता है, धन का वितरण समान होता है, मजदूर गरीबों का शोषण कम होता है, राशन आदि मुफ्त या सस्ते मिलते हैं, ये सब चीजें होती है। ठीक है साथियों, पढ़ के समझ लेना इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की सीमाएं, इसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। लाभ प्रेरणा न होने से श्रमिकों की उत्पादकता घट जाती है। निजी प्रोत्साहन न होने से तकनीकी विकास धीमा हो जाता है। ये सब चीजें इसमें, ठीक है, वीडियो रोक के आप पढ़ लेना, समझ लेना, इकोनॉमिक्स वाले खास तौर से। हालांकि यूपीएसआई में भी यहाँ से क्वेश्चन आने हर बार आते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण, जैसे देखो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ में भी अच्छी अर्थव्यवस्था, शुरुआत यहीं से हुई है, फिर चाइना है, फिर क्यूबा है, अब उत्तर कोरिया है, जो पूर्ण राज्य नियंत्रण का आधार है। यहाँ जनता अपना निजी काम कोई नहीं करती है, सब सरकारें करती हैं। भारत और समाजवाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई जिसमें समाजवादी विचारधारा प्रमुख थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द समाजवाद को जोड़ा गया। ठीक है साथियों, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में समाजवादी ढांचे से थोड़ा हटकर बाजारोन्मुख नीतियां अपनाई, जो ये वाला था आपका 42वां संविधान संशोधन, ये यहाँ आकर थोड़ा सा हल्का पड़ गया 1991 के बाद। आगे बढ़ते हैं,
तालिका में एक दूसरे से तुलना करके बताया गया, ये आपने पढ़ लिए, ये आपने समझ लिए। एक बार वीडियो को रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको थोड़ा जल्दी से कराया जा रहा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सकें, ज़्यादा समय ना हो। निष्कर्ष, निष्कर्ष भी आप पढ़ लेना। जो समाजवादी व्यवस्था के निष्कर्ष है वो समाज के हित में है। आगे बढ़ते हैं। भारत जैसे देशों के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तत्वों का संतुलन है अधिक उपयुक्त होगा। यूपीएससी पीसीएस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे समाजवाद की विशेषताएं, सोवियत मॉडल, भारत में समाजवाद की भूमिका, गिरावट, 42वां संविधान संशोधन, समाजवादी बनाम पूंजीवादी बनाम मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके नोट्स आपको आगे मिल जाएंगे। अभी फिलहाल में आप प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए। इससे भी संबंधित एमसीक्यू आपके सामने है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए, अगर समाजवादी की बात कर रहा है एग्जाम में तो लोगों के हित में काम होंगे, सबसे आसान ये है। पूंजीवादी की बात कर रहा तो उद्योगपतियों के हित में होंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा तो सरकार और लोगों के बीच में होंगे। निजी स्वामित्व की बात कर रहा तो केवल सरकार के हित में होंगे, सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। तो इसमें इसका जो आंसर है समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता, तो इसका आंसर है सार्वजनिक स्वामित्व, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है, देखो, सामाजिक कल्याण। मैंने बताया लोगों के बारे में, सामाजिक चीजों के बारे में बताया गया। किस विचार को समाजवाद का जनक माना जाता? एडम स्मिथ को तो नहीं माना जाता, कार्ल मार्क्स को माना जाता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केंद्रीय योजना किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ये समाजवादी, ये समाजवादी आएगा। अब आप देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण कैसे होता है? देखिए, सरकार द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो दोस्तों समाजवादी है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। समाजवादी व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी चीज प्राथमिक नहीं है? तो इसमें देखो, लाभ नहीं है, लाभ केवल पूंजीपतियों के लिए, समाजवाद में नहीं है, ये गलत है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और आपका ये भी ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में किस आयोग की स्थापना समाजवादी योजनाओं के तहत हुई है? तो ये हुई है आपकी योजना आयोग। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस देश ने प्रथम बार समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो ये सबसे पहले ये। आगे प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो ये निभाती है आपकी, देखो, केंद्रीय नियोजन संस्था। अगला प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का नियंत्रण किसके पास होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का नियंत्रण सरकार के पास है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? तो ये लिखा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने मिलकर। अगला प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पर जोर दिया जाता है? तो वर्ग विहीन समाज पर जोर दिया जाता है। तो किसी निश्चित वर्ग के लिए, सभी वर्गों के लिए है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किस आर्थिक सिद्धांत से प्रेरित है? ये समाजवाद से। अगला प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कैसी होती है? तो समाजवादी में जो होती है सीमित या नहीं के बराबर होगी, ज्यादा नहीं होती है, बहुत अधिक होती है पूंजीवादी। आगे, निम्न में से कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था की कमजोरी है? तो कमजोरी देखा जाएगा नवाचार में, कभी समाजवादी में नवाचार नहीं होता, परंपरागत नियमों पे सब चलता रहता है। ठीक है साथियों, ये वाला।
ठीक है, नवाचार की कमी रहती है इसमें, बाकी सब चलता रहता है। सामाजिक असमानता भी रहती है, बेरोजगारी भी रहती है, लाभ की अपील भी रहती है। आगे, समाजवादी देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होती हैं? तो समाजवादी देशों में शिक्षा और सेवाएं पूरी तरह सार्वजनिक होती हैं। समाजवादी व्यवस्था में श्रमिकों की भूमिका कैसी होती है? तो यहाँ श्रमिकों की भूमिका सरकारी कर्मचारी के रूप में होती है। निम्न में कौन सा देश आज भी समाजवादी ढांचे पर कार्य कर रहा है? तो समाजवादी ढांचे पर कार्य कर रहा है आपका क्यूबा। अगला प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका क्या होती है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका एक सहायक की भूमिका होती है, नियंत्रित होती है। भारत की कौन सी योजना समाजवादी नीति से सर्वाधिक प्रेरित है? तो भारत की जो आपकी द्वितीय योजना है ये इससे प्रेरित है। प्रश्न नंबर 23, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा वर्ग समाप्त करने का प्रयास किया जाता है? तो ये है आपका समाजवादी में विभाज्य वर्ग या वर्ग विभाजन। अगला प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से क्या नहीं होता? तो समाजवादी में निम्न में से लाभ की प्रेरणा नहीं होती है। साथियों, जल्दी थोड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो कम समय में हो जाए। आपको सिखाना था, मैंने आपको सिखाने का भरसक प्रयास किया। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बीच में अधूरा मत छोड़िए। हो सकता है वहीं से कोई ना कोई आगामी परीक्षा में प्रश्न लग जाए। अगला प्रश्न, भारत ने 1991 के बाद किस दिशा में परिवर्तन किया? तो ये मिश्रित से समाजवाद से उदारीकरण की ओर किया। ऑप्शन डी। उदारीकरण 1991 के बाद आया था, ये बात ठीक है। उससे पहले समाजवाद की तरफ था, 42वां संशोधन 1976 के बाद। सही है ऑप्शन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विस्तृत व्याख्या। प्रस्तावना, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व सम्मिलित होते हैं। इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं। साथ ही आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। परिभाषा इसकी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें कुछ संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ पर निजी हाथों का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख भूमिकाएं या विशेषताएं देखिए। दोहरा स्वामित्व होता है मिश्रित में, नियोजित प्लस बाजार तंत्र होता है, लाभ और कल्याण का संतुलन रहता है, सरकारी नियंत्रण और विनियमन रहता है, सहयोग और प्रतिस्पर्धा रहती है, उद्योगों का वर्गीकरण रहता है। विवरण आप अपने हिसाब से वीडियो को रोक के समझ लेना। सारे आपके आसान से आसान भाषा में लिखे गए हैं, सब सरल और स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। जिसने एक बार वीडियो को देख लिया तो मेरा अपना मानना है भविष्य में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि देखिए, 1950 संविधान लागू हुआ, समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। ठीक, 51 में पहली पंचवर्षीय योजना आई जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया। 1991 एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, सुधारों के बाद निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ। वर्तमान स्थिति क्या है? भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल, पीएसयू मॉडल और स्टार्टअप भी सक्रिय है जो आज में है। ठीक है, पीपीपी क्या है, पीएसयू क्या है, अभी आगे बात करते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र में गवर्नमेंट की भूमिका होती है, निजी क्षेत्र में एक निजी मालिक होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे रक्षा, रेलवे, ये आपके सभी विभाग सार्वजनिक में और ये आपके निजी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का लाभ। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र से उत्पादकता और सरकार से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। सरकारी नीतियां रोजगार, गरीबी उन्मूलन में मदद मिलती है। जरूरत के अनुसार सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। नवाचार और प्रतिस्पर्धा
निजी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक स्वामित्व सरकार की योजनाएं स्थायित्व बनाए रखने में सहायक होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की भी अपनी सीमाएं होती हैं, जैसे नीतिगत टकराव, ठीक, निजी लाभ बनाम सरकारी कल्याण में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अक्षमता की संभावना रहती है, असमानता बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नीतिगत अनिश्चितता निवेशकों में अस्पष्ट और सरकारी हस्तक्षेप से डर रहता है। आगे चलते हैं। ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र दिए गए हैं, ये आपके निजी क्षेत्र दिए गए हैं, दोनों को आप पढ़ लेना। ये आपके प्राइवेट वाले हैं, ये आपके सरकारी क्षेत्र है सब, ठीक है साथियों। ये आपके सरकारी, ये प्राइवेट। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की तुलना, तीनों की तुलना करके बताई गई है। तालिका को वीडियो रोक के आराम से समझ लेना, ठीक है। सब में तुलना करके बताई गई है क्या क्या इसके अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। निष्कर्ष आपका है ही, निष्कर्ष को भी आप पढ़ लेना, समझ रहे होगे निष्कर्ष में क्या। यूपीएससी के दृष्टिकोण से प्रमुख बिंदु भी आप समझ सकते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में दिए जाते हैं साथियों। 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखना होता है, लेकिन लिखना पिन पॉइंट होता है, ऐसा नहीं कुछ भी बना के लिख दिया। अगला प्रश्न आता है इस टॉपिक से संबंधित। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसका है केवल सरकारी नियंत्रण, केवल निजी क्षेत्र, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न पढ़ने से भी हमें पता लग गया, क्योंकि हमने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया। भारत में किस प्रकार की अवस्था अपनाई गई है, तो भारत में जो है इस समय वर्तमान में अपनाई गई है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और देश आजाद होने के समय थी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 से आपकी चलती रही है, ठीक है साथियों। और 1991 के बाद है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण किसके माध्यम से होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति तथा सरकारी नियंत्रण दोनों से। वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो ये होता है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण इस समय भारत। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी किस वर्ष से तेजी से बढ़ी? ये 1991 से मान लो, जब से उदारीकरण आया। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य लाभ क्या है? लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक कमजोरी क्या है? तो इसकी कमजोरी का भी हमें पता होना चाहिए। सरकारी और निजी हितों में संघर्ष होता है दोनों में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो यह है आपका इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था में नवाचार की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो नवाचार की जो प्रेरणा आई है वो लाभ की इच्छा से आई है। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है लाभ और समानता। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य कौन करता है? भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य नीति आयोग, पूर्व में योजना आयोग करता था, वर्तमान में नीति आयोग 2015 से। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार किस क्षेत्र को नियंत्रित करती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार केवल रक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना आदि को नियंत्रित करती है। ये वाले क्षेत्र प्राइवेट क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ दे दिए तो लूटपाट मचा देंगे, उद्योगपति पूरी तरह से
आज भी चल रहा है जबरदस्त लूट पाट का धंधा। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सी योजना भारत के मिश्रित आर्थिक ढांचे का उदाहरण है? तो मिश्रित आर्थिक ढांचे के जो उदाहरण है वो सभी, मनरेगा भी, डिजिटल इंडिया भी और स्टार्टअप भी, दोनों मिश्रित हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत में उदारीकरण की नीति लाई गई? 1991 में लाई गई। निम्न में कौन सी संस्था निजी क्षेत्र की है? तो आपकी निजी क्षेत्र की जो संस्था वो टाटा स्टील है, बाकी सरकारी क्षेत्र की है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। भारत के संविधान में मिश्रित अर्थव्यवस्था की भावना किससे प्रेरित है? तो यह है आपकी समाजवाद से प्रेरित है। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को, चारों में से एक ऑप्शन हमें चुनना है, तो उपभोक्ता को उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता होती है। अगला प्रश्न, भारत में किस क्षेत्र को निजीकरण की ओर अग्रसर किया गया है? तो ये अग्रसर किए गए हैं सारे, रेलवे भी, शिक्षा भी, रक्षा उत्पादन भी, इस समय प्राइवेट करने पर जोर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में सरकार और निजी दोनों कार्य करते हैं? तो ये आपके हैं कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, न्यायपालिका, ये है आपका स्वास्थ्य, दोनों क्षेत्र करते हैं। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार किसका प्रबंधन करती है? तो ये करती है सरकार आपकी मुद्रा आपूर्ति योजना कल्याण। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र की सहभागिता के कारण क्या होता है? तो निजी क्षेत्र की सहभागिता के कारण नवाचार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विफलता किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की विफलता नौकरशाही से संबंधित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार किस प्रकार की नीति अपनाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार नियंत्रित पूंजीवाद अपनाती है। तानाशाही ज्यादा यहाँ पूंजीवादियों की नहीं चल पाती है। इसी के साथ साथ हमारा ये पीडीएफ समाप्त हुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न सीखे। आशा है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम इसी विषय से जुड़े और भी रोचक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट हमारे लिए बेहद कीमती हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। ज्ञान स्थली परिवार से जुड़ने का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।